फिजिकल क्वांटिटी में कुछ लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी में कुछ लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में कुछ लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन में कुछ लिखा हुआ है, मोमेंटम में कुछ लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। एंड देन वहां से आगे निकलकर इक्विलिब्रियम के साथ थोड़ी डिटेल भी लिखी हुई है, या उसी को दोबारा लिख दी है? चलें उसी को दोबारा लिख दिया। आई थिंक मैं दोबारा इन पे पलटने के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं अभी फोर्स एंड एक्सटेंशन नहीं, वहां तो नहीं जाऊंगा, मोमेंटम वहां भी नहीं जाऊंगा, प्रेशर वहां भी नहीं जाऊंगा, वर्क तक भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे इन्हीं चीजों में घूमना है। किन चीजों में? वेक्टर्स में, इक्विलिब्रियम में, एक्सेलरेशन में और मोमेंटम में। और इस घूम फिरने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले कुछ थोड़ी सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। लो जी, या फिर एक काम करें, एक आधा न्यूमेरिकल तो मैं आपको इक्विलिब्रियम वाला करा ही सकता हूं, जिसमें शायद वो किसी टाइप ऑफ फोर्स का जिक्र नहीं था, वो तो मुझे सवाल मिल ही गया था कल कहीं। एक डायग्राम, इस फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के लिए एक सवाल लिखेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बाद में कराऊं, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम में से मैंने एक सवाल निकाला है जो कि बिल्कुल पुरानी वाली वो रिजल्टेंट वाली वर्कशीट जैसा है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। एक डायग्राम सी बनी हुई है, बातें नहीं करें प्लीज। इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को बनाने के बाद एक सवाल लिखें जी इसके साथ। अ पार्टिकल P this is particle P lies on a smooth horizontal plane. A particle P lies on a smooth horizontal plane. A particle P lies on a smooth horizontal plane. उसके बाद लिखें horizontal forces of magnitude F Newton. Horizontal forces of magnitude F Newton, 2.5 Newton and 2.6 Newton act on P. Horizontal forces of magnitude F Newton, 2.5 Newton and 2.6 Newton act on P such that tan of alpha is 12/5, such that tan of alpha is 12/5 and tan of beta is 7/24. Tan alpha is 12/5, tan beta is 7/24. Given that P is in equilibrium, given that P is in equilibrium, given that P is in equilibrium, find the values of F and theta. Find the values of F and tan theta. Find the values of F and tan theta. Find the values of F and tan theta. लो जी, you know what is happening? सवाल में आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको एक पॉइंट दिखाया जा रहा है, पॉइंट P,
उस पॉइंट P के ऊपर, अब वो पॉइंट P कैसे है, सवाल था जी, अ पॉइंट P लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। सपोज करते हैं क्या है, सपोज ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट P पड़ा है। अच्छा, उस पॉइंट P पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, एक सेकंड रुकेंगे प्लीज, रुकेंगे। उस पॉइंट P पर फोर्सेस कैसी लग रही हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसी लग रही हैं। इस पॉइंट P पर एक ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई आ गया, एक फोर्स लग रही है, एक बंदा उधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा उधर खींच रहा है। कितनी फोर्सेस है, कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल है, क्या है। चूंकि पता क्या होने लगा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर टेबल पर पार्टिकल पड़ा है तो उसका वेट किधर है, नीचे है, तो वो किस प्लेन, वो किस डायरेक्शन में है, वो तो इधर वाले वाई एक्सिस में है, किस में है। लेकिन इस वक्त बल्कि वो इस सवाल का वाई एक्सिस नहीं है, वो इस सवाल का जी एक्सिस है। कैसे, अजीब सी बात हो गई है, जरा सुनिए गौर से। उसने कहा पार्टिकल P लाइज ऑन व्हाट, लाइज ऑन व्हाट बच्चों, लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जिस टेबल पे वो पड़ा है वो स्मूथ भी है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है, इस प्लेन पे पड़ा है। ये लो जी एक पॉइंट, एक पार्ट ये ले, ये पड़ा है जी, ये एक पार्टिकल P पड़ा हुआ है। अब इस पार्टिकल P ने अगर इसको आपने स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो ये क्या है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, तो इसका जी एक्सिस किधर है, नीचे की तरफ और ऊपर, ये क्या है, जी एक्सिस ड्राइंग में उसने नहीं दिखाया। वेट किस एक्सिस में है, तो मैं वेट को क्या करूंगा अभी, इग्नोर करूंगा भाई। पूछे क्यों, क्योंकि सवाल में क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितनी, ऑफ मैग्नीट्यूड F, वो किधर है। अगर ये ड्राइंग है मेरी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर है, एक बंदे ने धागा लगाकर उधर खींचना स्टार्ट कर दिया होगा। एक है 2.5, वो किधर है, एक बंदे ने धागा लगाकर उधर खींचना स्टार्ट कर दिया होगा। एक फोर्स है 2.6, एक बंदे ने धागा लगाकर, तो 3 बंदे इसको खींच रहे, एक बंदे इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है और एक उधर खींच रहा है। उन तीनों के खींचने की वजह से ये किधर है, ये उधर ही है, किधर, इन इक्विलिब्रियम है, किधर है। इसका मतलब क्या है, दो मतलब है, एक तो जो भी फोर्सेस सोर्सेज हैं सबका एफ नेट क्या है, 0, और एक और बात क्या है, वेट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वेट के एक्सिस किधर है, नीचे, वो जी एक्सिस में है। सवाल इस वक्त एक्स और वाई एक्सिस में है, सवाल इस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, किधर है, मतलब एक तो ये वाला आ गया, क्या, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। आपके पास तो कॉपी है, तो कॉपी नीचे पड़ी हुई है, तो वहां तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन आराम से समझ आ रहा होगा। मेरे पास बोर्ड है, तो मैंने बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया। तो अगर ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर है, वो तो अंदर की तरफ है। क्योंकि मुझे तो सवाल कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपके पास कॉपी पे सवाल लिखा हुआ है, आपके पास कॉपी पे सवाल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड कैसे कीजिए प्लीज, एक फोर्स उधर लग रही है, एक फोर्स उधर लग रही है, एक फोर्स, और यहां मैंने भी आपको वैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले मैंने ये डाल दिया है बिकॉज मुझे समझ आ गया था कि इसमें वेट इन्वॉल्व, लेकिन मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा है कि वेट इन्वॉल्व क्यों नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वेट इन्वॉल्व क्यों नहीं है। हालांकि वेट होगा पार्टिकल का कुछ ना कुछ, लेकिन वो सवाल में इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा, बिकॉज उस वेट का एक्सिस या उसकी डायरेक्शन इस वक्त क्या है, कुछ और है, कॉपी के अंदर है, या कॉपी से बाहर है, या बोर्ड के अंदर है, या बोर्ड से बाहर है, और मुझे सवाल किसका करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एफ है, 2.5 है, और वही एक दूसरे को क्या कर रही हैं, वही एक दूसरे को क्या बोलते हैं, बैलेंस कर रही हैं। हाँ, जहां तक वेट को बैलेंस करने का ताल्लुक है तो मुझे लगता है उसको बैलेंस किया होगा स्मूथ सरफेस ने। वो क्या होता है, वो एक्शन रिएक्शन, आई थिंक वो अपवर्ड एक होता है ना रिएक्शन फोर्स, मैंने टाइप्स में पढ़ाना है, अभी मैं पढ़ा दूंगा। जब वो पढ़ाऊंगा तो फिर मैं सवाल वर्टिकल प्लेन में ले जाऊंगा, फिर सवाल किधर ले जाऊंगा जी, फिर सवाल वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। अभी सवाल किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अभी वेट शेड को मारे गोली, एक्शन रिएक्शन को मारे गोली, फ्रिक्शन को मारे गोली, फ्रिक्शन को क्यों गोली मारे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा है, मतलब कोई फ्रिक्शन रिएक्शन भी। खैर बहरहाल मुझे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की भी बात ही नहीं करनी थी, ये सवाल ऐसा है जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बगैर हो जाएगा। मैं कल भी इस सवाल को ढूंढ रहा था कि कोई पहले भी एक सवाल था कहीं इक्विलिब्रियम का, उसमें जिक्र हो रहा था, आई थिंक यही है, इसी से मिलता जुलता कहीं ना कहीं होगा वो। बहरहाल क्या करना है क्या नहीं करना, कहते जी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या निकालें, एफ निकालें एंड थीटा निकालें या टेन थीटा निकाल लें। ओके, मुझे आप एक बात बताएं, इसी तरह का सवाल किसी जमाने में आपने किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मैं करूंगा तो बिल्कुल वैसे ही, लेकिन फर्क क्या होगा,
मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश में करूंगा तो रिजल्ट की कोशिश ही एंड पे क्या लिख दूंगा कि रिजल्टेंट है 0। क्या लिख दूंगा? कौन सा रिजल्टेंट? आर एक्स भी क्या होगा, आर वाई भी क्या होगा। आर एक्स 0 कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन। आर वाई 0 कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन। तो एक काम करो जी, रिजॉल्व करो। ये क्या निकलेगा? 2.5 साइन बीटा। ये क्या होगा? 2.5 कॉस बीटा। ओके जी, फिर इसको रिजॉल्व करें जी। ये क्या निकल रहा है? व्हाट इज दिस? 2.6 sin alpha, and what is this? 2.6 cos alpha। फिर और किसको रिजॉल्व करें? ये क्या है जनाब साहब? f cos थीटा। तो ये क्या है? f sin थीटा। ओके जनाब साहब, रिजॉल्व तो मैंने कर लिया है। अब सवाल में जो सबसे जरूरी लफ्ज था वो था इक्विलिब्रियम। प्लीज अंडरलाइन दैट इक्विलिब्रियम। अब मैं कहूंगा अगर सवाल इक्विलिब्रियम का है तो मैं सवाल को सॉल्व कैसे किया करूंगा। जब भी किसी सवाल में मुझे लफ्ज इक्विलिब्रियम मिलेगा तो याद रखिएगा मैं क्या करूंगा। जैसे आपको याद है ना, प्रोजेक्टाइल का जब सवाल मिलता था तो क्या करते थे? हॉरिजॉन्टल वाला डेटा अलग और वर्टिकल वाला डेटा अलग। यहां पे भी जब भी मुझे लफ्ज इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक बात तो मुझे मालूम है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू 0 या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। और रिजल्टेंट में कौन सा रिजल्टेंट इज 0? आर एक्स भी 0 और आर वाई भी 0। तो जनाब साहब इसमें अगर किसी को परेशानी हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। आर एक्स निकलता कैसे? वैसे आर एक्स कैसे निकलता? फॉरवर्ड माइनस व्हाट इज फॉरवर्ड? 2.5 cos बीटा प्लस 2.6 cos अल्फा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लो, यहां तक कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या हुआ? जब आर एक्स 0 है तो आर एक्स ऐसे ही निकालते थे ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0। ठीक है, आर वाई कैसे निकलता है? अपवर्ड 2.5 साइन बीटा प्लस f साइन अल्फा माइनस 2.6 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या? 0। वो भी आर वाई को भी निकाल कर 0 कर दिया, आर वाई को भी निकाला और उसको भी 0 कर दिया। ऐसे एक बात तो बताएं, ये आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है, उनके tan के हिसाब से कुछ गिवन है। वैसे उनके tan के हिसाब से क्या गिवन है सर जी? उनके tan के हिसाब से ना कहाँ गिवन था जी? tan ऑफ अल्फा कितना था? 12/5 या 15/5। और tan ऑफ बीटा कितना था? 7/24। अच्छा, वैसे इसका मतलब क्या है? अल्फा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स ऑफ 12/5। बीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स ऑफ। ओके, तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? सुनिए जरा, 2.5 ऑफ कॉस ऑफ बीटा कितना है? बीटा कितना है जी? tan इनवर्स ऑफ 7/24 ये आ जाएगा, प्लस 2.6 कॉस ऑफ अल्फा कितना है? tan इनवर्स ऑफ 12/5। ये पूरा कैलकुलेटर में पुट करें जी, इज इक्वल टू क्या? माइनस एफ कॉस थीटा, वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस एफ कॉस थीटा। ये पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करके मुझे जवाब बता दें। ये पूरे जवाब 1.7 है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है जी, वो कहते सर बाकी कोई और भी चेक कर लें जी, कैलकुलेटर से किए। ठीक है, ये तो मेंटल मैथ्स होता भी नहीं है जी। चेक करें जनाब साहब, वो कैलकुलेटर को भी जल्दी जल्दी अप्लाई करते होंगे।
2.38। तो बात साहब जरा दोबारा करें, लेफ्ट साइड को दोबारा कैलकुलेटर में पुट करें भाई, कोई और भी पुट करके चेक कर लें। 2.38। तो जी आवाज साहब मुझे थोड़ा शक था ना, है जी, क्योंकि आपने ना वो मेंटल मैथ्स की जिसको आदत होती है ना, वो कैलकुलेटर को भी पूरा इस्तेमाल नहीं करता, कहता जी उधर भी मैं आधा करूंगा। तो क्या किया भाई ने कैलकुलेटर में, क्या मिस किया? दोबारा पुट कर भाई। हाँ जी, अब प्रॉपर कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा। करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझे तो इसलिए कहते ना जल्दी का काम शैतान। 5 कॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ, एक ब्रैकेट बंद की, फिर एक और ब्रैकेट बंद करूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, ये मसला हुआ है। ये जो 2.3 और 3.4 हो रहा है ना, जब tan इनवर्स ऑफ 7/24 लिखकर ब्रैकेट बंद किया ना, उसके बाद एक और ब्रैकेट ये वाली भी है, पूरी है। चलो मैं फिर अगली भी डाल देता हूँ, प्लस 2.6, फिर क्या करना है, कॉज ऑफ, पहली ब्रैकेट के अंदर लिखना है जी tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखना है जी 12/5, पहली ब्रैकेट फिर एक और ब्रैकेट, द आंसर इज 3.4। हाँ जी निकम्मे हो पांडे हो, तुसी दो ब्रैकेटा ला लो, ठीक है, दो ब्रैकेट से जनाब साहब, फाइनल आंसर इज 3.4। ठीक है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी खराब है सारों का। f cos थीटा इज इक्वल टू 3.4। हेलो जी, अब अगला वाला चाहे सही चेक कीजिएगा प्लीज। अगला वाला क्या है जी, वहां से क्या निकालना है, वहां से मैं किसको सब्जेक्ट बना लूं, f sin थीटा को सब्जेक्ट बना लेता हूं, इज इक्वल टू क्या 2.6 साइन ऑफ, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या था tan इनवर्स ऑफ 12/5 माइनस 2.5 साइन ऑफ बीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ 7/24। जी भाई पुत्र जो गौर से देखेंगे तो जो मैं कर रहा हूं वही होगा, ये वाला वहां जाकर प्लस हो जाएगा तो वो वाला वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये कर रहा था। अब इसको जरा कैलकुलेटर में पुट करिए, चेक करते हैं जी। कोई बात सर, मेरे पास अब कैलकुलेटर आ गया, अब मैं आपको मोहताज थोड़ी हूँ, पहले मैं आपका मोहताज था, अब नहीं। साइन ऑफ क्या जी tan इनवर्स ऑफ, क्या चल रहा है जी, पहली वैल्यू है 12/5, फिर है जी माइनस 2.5 साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7/24, जी भाई 1.7। अब आता है जी 1.7। सो यहां से क्या आंसर आ गया जी, f sin थीटा इज इक्वल टू 1.7। ओके, अब क्या सवाल हुआ, rx की एक इक्वेशन बनी, वहां से एक जवाब आया है, ry की इक्वेशन बनी, वहां से एक जवाब आया है। इक्वेशनें कितनी बनी है, 2, लेकिन इधर से आगे f cos थीटा का जवाब, उधर से आगे f sin थीटा का जवाब। क्या करें और क्या ना करें, आई थिंक यहां से क्या करें, f को सब्जेक्ट बना लें, f की जगह क्या लिखें 3.4 cos थीटा, उठाकर क्या करें, जब दो इक्वेशनें हों और दो वेरिएबल हों क्या करते होते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। कर रहा हूं मैं यहां से, f को सब्जेक्ट बनाया, उठा के यहां पुट करें, f की जगह क्या लिखूं 3.4 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 1.7। यहां से वो जो 3.4 है वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां लाकर क्या कर दें, यहां लाकर उसको डिवाइड कर दें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुननी है आपने, यहां बचा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1.7/3.4। नाउ यू नो व्हाट, एक प्रॉपर्टी है, पता नहीं मैंने आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, शुरू में कहीं ना कहीं डिस्कस हुई होगी, कौन सी वाली, एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक और भी थी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा, तो यहां से क्या जवाब निकलता है? आई थिंक द फाइनल आंसर यहां से निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू जो भी है ये क्या है, हाँ जी 0.5 है गैस। वैसे तो उसने कहा था tan थीटा ही निकालो, क्या निकालो, लेकिन मुझे थीटा भी निकालना पड़ेगा ताकि मैं f निकाल सकूं। कैसे? थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स ऑफ 0.5, प्लीज बताइए कितना आता है, 26.56 डिग्री। ठीक है, ये थीटा आ गया, इसको उठा के किधर पुट करूं, इधर ला के वापस पुट, यही होता है ना सब्स्टिट्यूट उसमें साइमल्टेनियस में, कि यहां से सब्जेक्ट बना के उधर पुट करो, वहां से जवाब लाकर जवाब निकाल कर इसमें पुट करो। पुट करें जी इसके अंदर 3.4 ओवर कॉज ऑफ क्या 26.56 डिग्री, फाइनल आंसर बता दें 3.8। ठीक हो गया जी, दिस इज द आंसर इज 3.8 न्यूटन। तो फोर्स का जवाब भी आ गया है और थीटा का जवाब भी आ गया है और इवन tan थीटा का जवाब भी आ चुका है। तो जो सवाल वाले को चाहिए था हम वो निकाल चुके हैं। जी तो भाई यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? जी भाई एंड पे तो बेटा मैंने मैथ्स लगाई है, फिजिक्स में मैथ्स पढ़ा, देखिए कौन सा स्टेप समझ नहीं आया। आप मैथ्स का अलजेब्रा कैरी करें बेटा, सिंपल अलजेब्रा कैरी करें। यहां तक समझ आ गया, f cos थीटा 3.4, f sin थीटा 1. मैंने यहां क्या किया, f को बनाया सब्जेक्ट, क्या बना, तो उठा के क्या कर दिया, पुट कर दिए, f की जगह क्या पुट कर दिया 3.4 ओवर cos थीटा, sin की जगह sin आ गया, इक्वल टू क्या 1.7। ये 3.4 यहाँ मल्टीप्लाई समझ आकर क्या कर दी, डिवाइड, यहाँ क्या बचा sin ओवर cos। sin ओवर cos के लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, हमने कहीं पढ़ी है शायद, आपने तब पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी थे आप तब, नहीं, एक कॉन्सेप्ट है sin ओवर cos इज tan। अब ये मैं मैथ्स में दोबारा पढ़ा दूंगा, sin ओवर cos इज tan, तो tan इज इक्वल टू ये आ गया, आगे से थीटा किया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हुआ, जवाब आ गया। कुछ सवाल है और तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको बात समझ आ रही होगी। आप अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो हाथ खड़ा कर दें। चलें जी, आई थिंक जो मेरा वो टॉपिक था कि फोर्सेस में क्या पढ़ाना है मैंने आपको, फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स का इक्विलिब्रियम के साथ लेना देना हो गया, एक आधा सवाल तो करा ही चुका हूं। अब वो जो बाकी के सवालात हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन वाले या फोर्स और मोमेंटम वाले या इवन फोर्स और इक्विलिब्रियम वाले ही, उसके लिए जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं। कहीं पर वेट इन्वॉल्व है, कहीं पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, कहीं पर रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व है, कहीं पर टेंशन वाली फोर्स इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो आई थिंक मुझे उन बहुत सारी फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, उनकी आपको पहले टाइप्स समझानी पड़ेगी, फिर ये वर्कशीट की तरफ में आऊंगा और एक वर्कशीट देनी पड़ेगी। जी तो बस ठीक है ना, tan थीटा निकाल दिया था मैंने 0.5। मैं वहां से आगे इसलिए गया हूं कि मुझे f भी चाहिए, वहां से थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, थीटा का आंसर निकालूंगा, तो ही जाके यहां लाके पुट करूंगा, तो ही मेरा फोर्स भी निकलेगा। अदरवाइज अगर सवाल मेरे को tan थीटा चाहिए तो ठीक है, लिख दिया वहां पे मैंने, उधर नंबर दे दे मुझे, मैं वहां से भी आगे थीटा को क्यों सब्जेक्ट बना रहा हूँ। वो कहते हैं सर जी आपने यहां तक रोका क्यों नहीं काम को, सही कह रहे हैं, रोक लें जनाब साहब। अब tan थीटा का तो जवाब आ गया है, क्या सिर्फ tan थीटा चाहिए, फोर्स भी तो चाहिए ना। फोर्स में 3.4 ओवर cos ऑफ थीटा करना है, तो थीटा यहां से निकालना पड़ेगा, वहां उठा के पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या 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 क्या, किसका? सही कह रही हो, मैं नहीं करूंगा वैसे, क्या सही रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। वो कहते हैं सर जी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक और ऑप्शन भी तो हो सकती है कि अगर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, उनका रिजल्टेंट उस एफ के किधर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन, शायद ये कहना चाह रही हो। वो कहते हैं सर जी आप एफ और थीटा को सारों को पकड़ के रिजॉल्व कर दिया आपने, तो मेरे पास तो ये मेथड, उन्होंने एक नया मेथड डिजाइन किया है एंड दे से व्हाट कि सर जी वो जो दो हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, आप छोड़ें एफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इन दोनों को सॉल्व करें, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इनका कोई ना कोई क्या आएगा, इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, तो जो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा वो इसका क्या होगा, वो इसके इक्वल और
क्यों? ताकि ओवरऑल सिस्टम किस में हो जाए। अब ये आसान अप्रोच नहीं है, थोड़ी मुश्किल अप्रोच कही है आपने। मुझे लगता है सीधा सीधा मैंने रिजॉल्व बहुत बचपन में आपको पढ़ाया था, मतलब 3-4 महीने पहले, ठीक है। तो वो अब ए लेवल का तो बचपन ही हो गया ना, पहला जब महीना था तब हमने रिजॉल्व सीख लिया था, तो रिजॉल्व करना मुश्किल काम तो नहीं है। RX निकालना सीख लिया था, RY निकालना सीख लिया था, बस सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, RX को बोलते हैं 0, RY को बोलते हैं, बातें नहीं करें प्लीज, RX को बोलें क्या और RY को क्या बोलें, तो मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी इतना मुश्किल वो भी नहीं है, मतलब आई थिंक वो भी अप्रोच डेवलप होती है। कैसे कि सर उन दो को क्या करें, 3 है ना, तीनों का सम, मलिक साहब बोर्ड पे देखो यार, बोर्ड पे देखो यार, क्या हो गया, तीनों का सम 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले इन दोनों का सम निकाल लें, उनका जो रिजल्ट आएगा वो और ये भी आपस में 0 होंगे। तो उसने उस बच्चे ने कहा सर पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल ले। मैंने कहा ओके निकाल लेता हूँ, मुझे लगता है इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके ऐड पर उसको रखो तो यूं आएगा, किधर आएगा, तो उन्होंने कहा सर जी जो रिजल्टेंट आएगा ना वो और ये क्या है, इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे, तो वहां से जवाब निकाल लें एफ का और थीटा का। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने किया मुझे लगता है मैं ऐसे ही चलूंगा जी। कौन सी वाली? आपकी इतला के लिए यार बिल्कुल ऐसे ही किए हैं। नहीं मुझे नहीं समझ आया, सॉरी, आप क्या कह रही हैं? यही किया ना यहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल किया ना, मतलब ये दोनों अपवर्ड हो गई, वो डाउनवर्ड इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, अपवर्ड डाउनवर्ड बराबर कर दी, सॉरी ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर कर दी, और यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड बराबर, वही किया मैंने, ठीक है। खैर एनीथिंग एल्स जी, चले आई थिंक यहाँ पे जाके ये इक्विलिब्रियम वाला सवाल जो है मैं खत्म करना चाहूंगा। एंड यू नो अब इससे पहले कि मैं मजीद आपको वर्कशीट की तरफ लेके जाऊँ या एक्सेलरेशन और मोमेंटम के सवाल सॉल्व कराऊँ, आई कैन सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन विच देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन्वॉल्व। तो बिलीव करता हूँ कि पहले क्या पढ़ा देना चाहिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेज थोड़ी सी डिस्कस कर लेनी चाहिए, फिर हम आगे चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। इमरान साहब जरा मुझे बोर्ड ला के साफ कर दें प्लीज, हेडिंग दें जनाब साहब। ये कैलकुलेटर किसका मेरे पास बच्चों? टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ानी है, यू नो वेट एक फोर्स है, वो आपको मतलब अगर आपने वो ओ लेवल वाले जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उनको पढ़ा है तो वहां पे आपको वेट एज अ फोर्स मिला होगा। फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक फोर्स मिली होगी, फिर फ्रिक्शन फोर्स मिली होगी, और कुछ है ड्राइविंग फोर्स कहीं होगी, ड्राइविंग फोर्स या ड्रैग फोर्स एक तरह की, इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे। खैर देखते हैं कि मैंने आपको क्या क्या फोर्स पढ़ानी है, क्या क्या नहीं पढ़ानी। जनाब साहब मैंने आपको यही सारी वही 4 पढ़ानी, लेकिन अब थोड़ा उनका ना वो एडवांस्ड वर्जन के हिसाब से उनको पढ़ाने की कोशिश करनी है। जरा जनाब साहब नाम लिखिए। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में एक मैंने आपको पढ़ाना है वेट, एक मैंने आपको पढ़ाना है कांटेक्ट फोर्स, फिर कांटेक्ट फोर्स के अंदर वैसे 2 हैं, खैर देखेंगे कौन कौन है कौन कौन नहीं है। फिर मैंने आपको पढ़ाना है जी आई थिंक शायद टेंशन वाली फोर्स भी पढ़ानी है, ठीक है। फिल वक्त मैं ये 3 फोर्सेस पढ़ाने की कोशिश करूंगा जी, ये वाली 3 फोर्सेस पढ़ाने की कोशिश करनी है, और ये तीनों पढ़ाते पढ़ाते ही हमारा अच्छा खासा जो है इसके अंदर एक बहुत सारी सिचुएशंस उसने डेवलप करनी है इन 3 फोर्सेस को लेकर। इनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जनाब साहब किसकी, वेट की, और वेट के साथ वो बिल्कुल आई थिंक डिटो कॉपी जैसे वो ओ लेवल वाले नोट्स हैं वही होंगे, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस करना। खैर क्या क्या जनाब साहब, नंबर 1 वेट के साथ क्या क्या डिस्कस करूं, कौन सी फोर्स है ये, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस वेट, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बातें नहीं करें प्लीज, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके जी, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो प्लीज टेल मी इसका फॉर्मूला क्या है। अब मैं उसको ड्राइव तो नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे लिखूंगा भाई, इस फॉर्मूला इज W इज क्या, M × G। इसमें G क्या चीज है,
या तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलें या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बोलें। वैसे जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू क्या है 10 न्यूटन पर केजी। इन यूनिट्स को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएंगी, वैसे ऊपर न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूं केजी एम एस माइनस 2, तो ऊपर वाला केजी एम एस माइनस 2 नीचे वाले केजी से कट के तो पीछे क्या बचेगा एम एस माइनस 2। तब ये क्या कहलाएगा, तब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा, तब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। अच्छा वैसे जो आपने ये वैल्यू लिखी है, वैल्यू कांस्टेंट कब तक, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप सरफेस से बहुत दूर चले जाएं तो ये जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, स्पेस में जाके जी की वैल्यू 0 हो जाती है। मून के सरफेस पर जी की वैल्यू कुछ और हो जाती है, मार्स के सरफेस पर जी की वैल्यू कुछ। लेकिन हमारे यहाँ सवाल चूंकि ज्यादातर अर्थ के प्लैनेट अर्थ के सरफेस पर ही होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो जो जी की वैल्यू आपने लिखी है जो 10 या 9, बल्कि इसको हम क्या बोलें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 9.81 है, जिसको आप राउंड करके 10 बेशक कर सकते हैं। ये जो वैल्यू इट इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट किधर जी, नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। अदरवाइज इस वैल्यू डिपेंड्स कि आप कहाँ हैं, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जिसके वेरी होने की वजह से क्या हो जाएगा, जिसके वेरी होने की वजह से बेटा जी वो क्या कहते हैं, वेट भी वेरी कर जाएगा। तो वेट इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग, वेट इज अ वेरिएबल फिनोमेना। जैसे ना मास, ये ओ लेवल में था ना यार, मास और वेट के डिफरेंसेस। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मास इज अ बेस क्वांटिटी, वेट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास मेजर होता था बीम बैलेंस से, वेट मेजर होता था वो स्प्रिंग बैलेंस से। मास वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वेट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन क्या, द ग्रेविटी। नहीं मास नहीं, वो प्लेस टू प्लेस। हाँ प्लेस टू प्लेस में जी की वैल्यू जहाँ डिफरेंट होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ वेट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। बहरहाल मैं वो सारे ओ लेवल की तरह तो नहीं लिखवाऊंगा, जो मेरे दिमाग में एक ए लेवल टाइप सीक्वेंस है कि वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट का ये फॉर्मूला है, एम मास है वो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। अदरवाइज जी वेरीज प्लेस टू प्लेस। अदरवाइज क्या होता है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तो जी कांस्टेंट है, लेकिन जी वेरीज सिंस जी कैन वेरी प्लेस टू प्लेस। लिखें क्या, सिंस जी वेरीज, हाँ प्लैनेट टू प्लैनेट कर लें चलें, लेकिन सिंस जी वेरीज प्लैनेट टू प्लैनेट, मैं इसको अगर कहूं प्लेस टू प्लेस तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ही प्लैनेट में अगर आप सरफेस से थोड़ा ज्यादा दूर चले जाएं तो जी कांस्टेंट नहीं होगा, जी कांस्टेंट ओनली नियर द सरफेस होगा। प्लैनेट के ऊपर ही अगर आपने 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू 9.7 हो जाएगी, 10 किलोमीटर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू 9.6 हो जाएगी, तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी जितना दूर जाते जाएंगे। तो आई बिलीव प्लैनेट टू प्लैनेट की जगह कर दें, सिंस जी वेरीज प्लेस टू प्लेस, सो व्हाट, so weight also varies place to place, so weight also varies place to place। अच्छा खैर बहरहाल जो भी है आगे चलते हैं जनाब साहब। हमारे तो पेपरों में सब एएस के सवालों में जी क्या होगा कांस्टेंट होगा, डब्ल्यू भी क्या होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। बहरहाल फोर्स हो गई, यूनिट्स इसका फॉर्मूला आ गया, एंड व्हाट एल्स, इसकी यूनिट्स क्या है, न्यूटन इसकी यूनिट है या वो केजी जो भी। लेकिन मुझे लगता है एक और चीज होती है इसके साथ, सिंस इट्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय क्या, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लगानी किधर से, लगानी किधर है, लगानी है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जहां से लगानी है उसको क्या कहते हैं, सीओजी कहते हैं, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, क्या है जी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, किधर, इट्स डायरेक्शन इज vertically downwards, direction is vertically, जी बेटा जी, वो तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है, लेकिन मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स बड़ा हो जाएगा तो उसका वेट बड़ा हो जाएगा। वो मैथ्स के अंदर जी जो है ना, वो जी प्लेस टू प्लेस खुद ही वेरी कर रहा है। खैर बहरहाल सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम क्या, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। असल नाम उस पॉइंट का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं उसको क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई डॉट ई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, कह दीजिए। वो होता किधर है जी, सर वो सर्कल हुआ तो सर्कल का तो सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का सर वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। रेक्टेंगल हुआ उसके भी डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो क्या होता है। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हुआ तो वो क्या था, कोई एक्सपेरिमेंट था, पता नहीं, 3 सुराख करें, बारी बारी लटका दें, लटका कर उनके साथ एक प्लम लाइन लटका दें, फिर एक लाइन लगा दें, फिर 3 लाइनें लग जाएंगी, जहां लाइनें कुछ था, कुछ अजीब सा एटीपी के लिए कोई सवाल हम पढ़ते थे। खैर बहरहाल जो भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं किधर होगा। वैसे एक बात है, अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पर ही होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, बिल्कुल सेंटर पर ही होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना हो, मतलब जैसे एक मिसाल लेते हैं, बेसबॉल के डंडे की मिसाल लेते हैं, वो एक तरफ से क्या होता है, पतला होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, मोटा होता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दरमियान में तो नहीं होगा, वो जहां पे मोटी साइड है उस तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा। लेकिन अगर लेते हैं जी जो मीटर रूल होता है, मतलब जो मीटर रूल स्टिक है, वो कैसी है, वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, जितनी थिकनेस एक तरफ है उतनी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, 50 के ऊपर, जहां 50 निशान है बिल्कुल उधर ही होगा। खैर बहरहाल ये आपको सवाल में खुद ही समझ आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा किधर नहीं होगा, उसने इस बात में आपको नहीं फंसाना। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप वेट ड्रॉ करें तो कहां से ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट के, अगर बहुत बड़ा सा उसने ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वो करेगा क्या, उसने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक पार्टिकल बना देना है, तो आपका ये फटा ही नहीं होगा। आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले सवाल सॉल्व किया तो पॉइंट पी पे क्या रखा था, क्या पता वो जहाज हो पूरे का पूरा है, तो उसने कहा जी मैंने तो बस वो पॉइंट पी है जी। अब वो पॉइंट पी जो है वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है, छोटी चीज को भी और बड़ी चीज को भी। तो इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर ये मसला नहीं है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ा लोकेट करना पड़ेगा तो वहां से लाइन नीचे लगानी पड़ेगी, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अगर बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो लगा दीजिएगा लाइन नीचे की तरफ, छोटा हुआ तो बस वो सेंटर खुद ही वो इतना ही छोटा होगा कि सेंटर ही होगा वहां पर, किसी को मसला इस बात से। अच्छा, फिर आई डोंट थिंक मैंने वेट के साथ आपको कोई और बातें लिखवानी है, इतनी बात लिखवानी थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है भाई, फार्मूला उसका mg है, किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ बहुत सारी सिचुएशंस में ये तो हमेशा होता है, ये एक नेचुरल फोर्स है। हाँ एक बात रहेगी, ये वेट क्या है, अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो ये एक नेचुरली एग्जिस्टिंग फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास होगा, अगर वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी, वो मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो उसका बेटा जी क्या होगा, उसका वेट भी होगा। तो एक लफ्ज में इसका तो और लिखवाना चाहता हूँ, क्या जनाब साहब, इट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। तो एक काम करिए, इट्स अ नेचुरल फोर्स, इट इज अ नेचुरल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी नेचर में एग्जिस्ट करती ही करती है, तो भी नेचुरली नेचुरल फोर्स। एक लफ्ज बस लिखवाना था मैंने, इसका क्या, नेचुरल फोर्स का लफ्ज लिखवाना है। बाकी अगर आप मुझे वो ओ लेवल वाले नोट शीट दिखा दें, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ, जरा प्लीज वो ओ लेवल वाली नोट शीट दिखाएं। कहते जी वेट क्या है, वो हमेशा नीचे की तरफ है, इसकी वैल्यू जी पे डिपेंड करती है, इसको मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से या न्यूटन मीटर से, तो वो लिख दे जी, क्या लिखें, इट इज मेजर्ड बाय, वो मास के लिए क्या होता था, बीम बैलेंस, इसके लिए क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस को और क्या कहते हैं, आई डॉट ई न्यूटन मीटर।
अब उसमें स्प्रिंग की क्या साइंस है और क्या नहीं है, वो मैं स्प्रिंग वाला निजाम आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा दूंगा कि स्प्रिंग के साथ क्या चल रहा होता है और क्या नहीं चल रहा होता। बाकी वो कहता है जो वेट का फॉर्मूला है mg, ये असल में वो m ही है। क्या है? m की जगह m है और g असल में क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। तो m इंटू ए कर दो तो पीछे क्या बचेगा? वो f ही बचेगा। ठीक है, आगे चलें जी। बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहानी वही चल रही है। हाँ, अगला उसने क्या टॉपिक लिखा हुआ है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट अभी नहीं कराऊंगा, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाऊंगा। वेट के साथ अगर आप में से किसी ने कुछ सवाल पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन जनाब साहब? आई थिंक वेट कोई ऑर्डिनरी लेवल की बात है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। I don't get your question. एग्जाम्पल्स, कौन से दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, तो थोड़ा सा खुदा का वास्ता ऊंचा बोलते होते हैं। हाँ, उर्दू में भी बोल सकती हैं आप। आप दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं, किन दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं? मेरा वेट डिफरेंट होगा, आपका वेट डिफरेंट होगा। मेरा मैथ डिफरेंट है, आपका मैथ डिफरेंट है। मैं अपने मैथ्स को जी से मल्टीप्लाई करूंगा, आप अपने मैथ्स को जी से मल्टीप्लाई करिएगा। मेरा अपना वेट आ जाएगा, अपना वेट आ जाएगा। तो ये कोई सवाल नहीं ना, ये तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी, मेरा नहीं ख्याल आपका कोई सवाल डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ है दिमाग में तो उसको जरा सही लफ्जों में बयान करें। है कुछ है दिमाग में, प्लीज सही वर्ड्स में बयान करें ना। अगर आप मुझे कहेंगे व्हाई इज वेट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो आई विल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट masses, so they have different weights. किन दोनों पे? हाँ, कौन से दोनों पे? दो की एग्जांपल भी तो होगी ना, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसको जमीन मुख्तलिफ हिसाब से खींचेगी, इसको जमीन मुख्तलिफ हिसाब से खींचेगी। हाँ, इन दोनों को छोड़ूंगा और अगर एयर ना हुई तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, इन दोनों की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो सेम होगी। मतलब इन दोनों का ए सेम होगा, इन दोनों के लिए जी सेम होगा, लेकिन इन दोनों का डब्ल्यू सेम तो नहीं होगा। इन दोनों का डब्ल्यू निकालने के लिए मुझे जी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एम से। तो इसका मास ज्यादा होगा तो इसका वेट ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा तो इसका वेट कम होगा। तो जो आप कह रही है ना, क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट जी है। कौन कांस्टेंट है? उसका नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। तो फॉर 1 यूनिट मास प्लैनेट